हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पूरा प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी बोर्ड बहुत तुरंत आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। इसलिए जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसमें हिंदी कोर्स ए से हम प्रैक्टिस सैम्पल पेपर सेट यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको साथ ही व्याकरण और प्रश्न उत्तर किस प्रकार लिखे जाएंगे परीक्षा में वो बात चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसका एक सेट आ चुका है, ये इसका सेकंड सेट है। तो इसमें हम सेट में पूरा प्रयास ये करेंगे कि व्याकरण और प्रश्न उत्तर को बहुत भली भांति समझें, किस प्रकार हमें उत्तर लिखने हैं और किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर कितनी शब्द सीमा है, कहाँ पर किसको कैसे अटेंड करना है, रनिंग में लिखना है या पॉइंट्स बना के लिखना है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे आपसे मैंने पहले ही कहा था कि एक तो आपका पठित बोध आएगा, वो 14 नंबर का आपका गद्यांश आएगा और वैसे ही आपका 14 नंबर का पद्यांश आएगा। ठीक है, 7 नंबर का आपका गद्यांश और 7 नंबर का पद्यांश, यानी कि टोटल आपका 14 आएगा। गद्यांश और पद्यांश में जो 3 प्रश्न हैं वो एमसीक्यू पैटर्न में है, उनको आप सही तरीके से, जैसे जो कूट वाले हैं, जैसे केवल 1 सही केवल 2 सही आंसर आप इसको लिखें, ये जो 1 2 3 इसको ना लिखें, जो ये हैं इनका सही आंसर लिखें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो ये है घ और अंग और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो 2 नंबर का एक प्रश्न है, यानी कि जैसे योग दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है, ये प्रश्न है, तो इसको आप 1 वर्ड 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस में ना लिखें, कम से कम 4 लाइनों में लिखें, क्योंकि 2 नंबर का ही प्रश्न है, खाली आपको पैसेज से उतारना है। तो इसमें लिखने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, इससे नंबर आपके कट सकते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, तो इसमें केंद्रीय भाव का मतलब समझ लीजिए, ये प्रश्न आ सकता है, कोई आपको पैसेज दे दिया, आपको केंद्रीय भाव बताना, मतलब इस पूरे पैसेज में आपको समझाना क्या चाह रहा है, सेंट्रल उसका जो है वो है क्या, उद्देश्य क्या है, तो वो वहाँ पर आप लिखोगे। 2 नंबर का प्रश्न है, जितने नंबर का प्रश्न है आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को उत्तर उस प्रकार से लिखना है। केंद्रीय भाव में सिर्फ आप ये नहीं लिखेंगे कि योग के महत्व को समझा है, ये बहुत छोटा सा आंसर हो गया, इसको आप बड़ा करके लिखेंगे। ठीक है, कम से कम 4 लाइनों में। उसके बाद काव्यांश है आपका, काव्यांश में भी आपके 2 प्रश्न ऐसे ही आएंगे कि देखिए काव्यांश के आधार पर बताइए कि पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं मिलती, तो इसका हो सकता है 1 वर्ड का आंसर हो, लेकिन आपको इसको फिर भी डिटेल में 2 नंबर का प्रश्न है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, तो कम से कम 4 लाइनों में आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पंक्ति में तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो तू शब्द देखिए होगा 1 वर्ड का आंसर, लेकिन आपको ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो कम से कम इसमें आपने थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा एंडिंग इस प्रकार से इसको लिखते हुए, 2 नंबर का प्रश्न है, कम से कम 3-4 लाइन में आपको इसको लिखना है। अब जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ग्रामर। 16 अंक का टोटल है, 4-4 आपके जो टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें डिवाइडेड है, और हर जैसे वाक्य भेद है, वाक्य भेद 4 प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पर 5 दिए हैं, एक में चॉइस है, तो आपको जो बहुत अच्छे से आता हो उसी को अटेंड करें, लेकिन हम यहाँ पर सारे डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। जैसे पहला है, मुझे देखकर तुम रुक गए थे, इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। पहले तो आप ये सोचिए कि है कौन से फॉर्म में, ये अभी किस फॉर्म में है, ये सरल वाक्य है, मुझे देखकर तुम रुक गए थे, ये सरल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य बनाना है। तो उसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, तुमने मुझे देखा और रुक गए। ठीक है, तुमने मुझे देखा और रुक गए, इसका इस बात का ध्यान रखना, इस प्रकार से बनेंगे। अगर कोई शब्द आपको कोई वाक्य नया लगता है उसको नोट डाउन करें, क्योंकि ये ऐसा समय है कि आपको अब रटना भी पड़े तो रटना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आप लॉजिक या इस प्रकार के सेंस में उलझ के नहीं रहेंगे। अब ये लास्ट समय है, आपको जो चीज़ समझ में आ रही अच्छी बात है, जो नहीं आ रही इसको रटो। तो मुझे देखकर तुम रुक गए थे, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, तुमने मुझे देखा और रुक गए। अगला है, उस महिला को बुलाओ जिसके पास छतरी है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। पहले तो ये समझो कि ये किस फॉर्म में है, ये अभी किस में है, उस महिला को जिसके, यानी कि मिश्र वाक्य है, तो इसमें मिश्र वाक्य है, तो इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य, ये भी आपको ध्यान देना है। उस महिला को बुलाओ ये प्रधान है, और जिसके पास छतरी है ये आश्रित है। और आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 टाइप्स। आपको पता है कि आपके प्रश्न इस प्रकार आएंगे कि जिसे परिभाषा भी पूछ सकते हैं, भेद भी पूछ सकते हैं। तो इसे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उस महिला को बुलाओ जिसके पास छतरी है, तो ये कौन सा है, वह जिसे जो, ये किस, इसमें क्या होता है, विशेषण उपवाक्य, इसमें क्या है, आश्रित विशेषण उपवाक्य। अब इसको सरल वाक्य बदलना है। अब प्रश्न में आते हैं, सरल वाक्य बदल के क्या होगा, छतरी वाली महिला को बुलाओ। देखो मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पता है कि अभी समय की क्या कीमत है। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पे 20-30 मिनट वेस्ट करो, मैं चाहती हूँ आप जितना भी इसको सुनो उसके साथ आप पूरा डिटेल में व्याकरण भी समझो और अदर चीज़ में समझ पाओ। ठीक है, अगला है, श्याम घर से निकला और वर्षा होने लगी। देखो और लगा, यानी कि कौन सा फॉर्म है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है।
अगर इसको सरल वाक्य बदलना हो, श्याम घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो श्याम के घर से निकलते ही वर्षा होने लगी। निकलते ही, कारण, ये किस में आते हैं? ये सरल वाक्य में आते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है रात को देर तक जागने से मेरे सिर में दर्द हो गया। मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। रात को देर से जागने से मेरे सिर में दर्द हो गया, मिश्र वाक्य बनाना है। तो क्या होगा? जब मैं रात को देर तक जागा तो मेरे सर में दर्द हो गया। जब मैं, तो जब और तब जब आता है तो कौन सा आश्रित उपवाक्य होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और मिश्र वाक्य इसका क्या हुआ? जब मैं रात को देर तक जागा तो मेरे सर में दर्द हो गया। ठीक है। अगला है अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय में समारोह। देखो की आपको बता रखा है, जहाँ पे की आता है छोटा की, है ना, जो जोड़ रहा है, तो इसमें क्या है? इसमें मिश्र वाक्य है। अब इसको क्या करना है? पहचानना है, मिश्र वाक्य। ठीक है। अगर हम कहें कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, प्रधान कौन सा है, तो अध्यापक ने कहा प्रधान है, और कि कल विद्यालय में समारोह है, यह आश्रित है। और आपको बताया था कि किसकी पहचान होती है बच्चों? संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है। तो कौन सा इसमें आश्रित उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य। देखो हम सब कुछ समझेंगे, जो प्रश्न दिया है उतना ही नहीं, उसके अलावा जो जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी समझेंगे। तो आप यहाँ वाक्य भेद समझे। अगला है वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृ, कर्म, भाव। देखो कर्तृ लिखना आना चाहिए, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, लिखना आना चाहिए। देखो व्याकरण में आपके मार्क्स तभी कटेंगे जब आपको सही आंसर आते हुए भी आपकी मात्राओं में त्रुटि होगी, इस बात का ध्यान रखें। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि वह कौन सा वाच्य है जिसमें क्रिया सदैव सकर्मक रहती है, तो वो कर्मवाच्य है। वह कौन सा वाच्य जिसमें क्रिया सदैव अकर्मक रहती है, वो भाववाच्य है। वह कौन सा वाच्य जिसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों रह सकती है, वो कर्तृवाच्य है। ठीक है। ये डेफिनेशन इस प्रकार से आ सकती है, इस प्रकार आप आंसर देंगे। अब आते हैं प्रश्न में। कैप्टन द्वारा, अच्छा हाँ, एक वाच्य की परिभाषा भी आ सकती है। तो वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया में, वाक्य में क्रिया की तो वाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया की पहचान पता चले कि वो कर्ता के अनुसार आई है, कर्म के अनुसार आई है या भाव के अनुसार आई है, उसे ही वाच्य कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न में आते हैं। प्रश्न है कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता है। तो द्वारा जहाँ पे लगता है कर्मवाच्य होता है, कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता है। कौन सा वाच्य है? कैप्टन द्वारा, यानी कि कर्मवाच्य। अगर इसको हम कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या होगा? कैप्टन ने चश्मा बदल दिया। ठीक है। कैप्टन ने चश्मा बदल दिया या कैप्टन चश्मा बदलता है। ठीक है, ये होगा। कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है, तो ये भी कर्मवाच्य, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है, देखो ने आएगा या ने छुपेगा, तो उसमें लिखेंगे कुत्ता भौंकता है, बस के द्वारा हटा देना है, कुत्ता भौंकता है। ठीक है। कुत्ते के यहाँ पर क्या है? कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है, ये एक वचन। हाँ, कई लोग इसको कुत्ते का बहुवचन ना बनाएं, कुत्ता यहाँ पर एक ही है, एक वचन है। समझ में आ रहा है? अभी शब्द ऐसा है कि आपको सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन समझिए, है ना, हम अभी ऑड इवन के पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं। हमें परीक्षा देनी है, हमको अंक प्राप्त करने हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में फंसना नहीं है, ना हंसना है। तो कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है, एक वचन है, तो उसको चेंज करेंगे तो कुत्ता भौंकता है ना। कुत्ते भौंकते हैं नहीं लिखेंगे आप, कुत्ता भौंकता है, एक वचन है ये। हम अगर पहचानते तो यहाँ पर है की जगह बिंदु लगता, अनुस्वार लगता, तो है बहुवचन होता है, लेकिन ये एक वचन में है। तो क्या होगा इसका? कर्तृवाच्य, कुत्ता भौंकता है। अगला है दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, कर्मवाच्य में बदल दिए, तो कर्मवाच्य में क्या होगा? दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया। अगला है मैंने पत्र लिखा, कर्मवाच्य में बदल दिए, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। भाववाच्य हिरण तेज भागा, हिरण से तेज भागा गया, हिरण से तेज भागा गया। ठीक है। हिरण तेज भागा कर्तृवाच्य, अभी ये कर्तृवाच्य में है और आपने क्या करा? इसको भाववाच्य में बदला, हिरण से तेज भागा गया। ठीक है। अब आते हैं हम अपना इंपॉर्टेंट पद परिचय। देखिए पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो उसे पद कहते हैं। अब पद परिचय किसे कहते हैं? जब किसी पद का व्याकरणिक परिचय दिया जाए, जब किसी पद का व्याकरणिक परिचय दिया जाए उसे पद परिचय कहते हैं। ठीक हो गया। अब है यहाँ पर हमें रेखांकित पदों का पद परिचय बताना है। पहला है अरे, आप तो यहाँ बैठे हैं, तो अरे क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। और ये कौन सा है? आश्चर्य सूचक। देखो विस्मय कई प्रकार के होते हैं ना, घृणा, आश्चर्य, विस्मय और इच्छा, शोक, विस्मय, आश्चर्य, और जहाँ पर हमको प्रशंसा प्राप्त हो रही है, गर्व फील हो रहा है, ऐसे वाले बहुत प्रकार के भाव होते हैं। तो यहाँ पर अरे, आप तो यहाँ बैठे हैं, किस बात? ये विस्मय है, आश्चर्य है, तो आप क्या लिखेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय और आश्चर्य सूचक। कैसा है? आश्चर्य सूचक। बस इतना ही इसका पद परिचय है। अगला है गणतंत्र दिवस पर जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। गणतंत्र का बताना है, तो कैसा दिवस? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र का पद परिचय बताना है। गणतंत्र है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, और इसका जो विशेष्य है वो क्या है? दिवस।
ठीक है। तो दिवस इसका विशेष्य किसे कहते हैं, जब जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो दिवस की विशेषता है कि वो गणतंत्र है। कैसा है? गणतंत्र बोले तो लोकतंत्र। तो गणतंत्र क्या है? गुणवाचक विशेषण है, एक वचन पुल्लिंग और विशेष इसका है दिवस। अगला है शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां थे। तो इसी मंगल ध्वनि के नायक, अब इसी मंगल ध्वनि के नायक, यहाँ पर देखिए मंगल ध्वनि जो आ रहा है ये संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आता है तो वो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण। तो इसी का पद परिचय क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, और इसका जो विशेष्य है वो क्या है? मंगल ध्वनि, है ना, मंगल ध्वनि। अगला है बच्चे उधर खेल रहे हैं। देखो इधर उधर ये क्रिया विशेषण के जो भेद है ना, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो बच्चे इधर खेल रहे हैं, कुछ लोग इसको स्थानवाचक संज्ञा लिख देंगे, है ना, ऐसा गलती मत करना बिल्कुल भी नहीं। तो उधर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और जब आप क्रिया विशेषण लिख रहे हैं तो ना इसमें वचन आएगा ना लिंग आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्रिया विशेषण है कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और इसका विशेष क्रिया क्या है? खेल रहे हैं, ठीक है। अगला है अधिक लोग यहाँ नहीं आए, यहाँ पानी अधिक है। अधिक लोग, है ना। तो पहला जो है, अब इसमें दो का बताना है, एक अधिक लोग का बताना है, एक पानी अधिक है। तो अधिक लोग, लोग अगर हम लोग के आगे अधिक, कम, है ना, बहुत, ज़्यादा और ऐसा लगाएं तो वो क्या होता है? वो विशेषण होता है ना। अब ये विशेषण तो है, लेकिन लोग, अगर हम लोगों का डेफिनेट अगर हम निकालेंगे, लोगों को क्या करेंगे? काउंट करेंगे कि तोलेंगे? तो देखो ना, विशेषण दो प्रकार के होते हैं ना, मेरा मतलब विशेषण वैसे तो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन जो संख्यावाचक होता है और परिमाणवाचक होता है ये दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक में क्या होता है? लोगों को काउंट किया जाता है, और परिमाणवाचक में क्या होता है? चीज़ों को तोला जाता है। तो लोग का अगर हम डेफिनेट निकालेंगे तो लोग को हम काउंट करेंगे कि वहाँ 100 लोग आए थे या 50 लोग नहीं आए थे, तो अधिक लोग, है ना। तो लोग काउंटेबल है, तो उसका क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो लोग है उसको हम काउंटेबल करेंगे, तो यानी कि विशेषण तो है, तो कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण के साथ अभी लोग जुड़ा हुआ है, तो लोग अधिक है तो ना, तो उसको क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अधिक लोग, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ दूसरा है कि यहाँ पानी अधिक है ना, अधिक है। अब यहाँ पर पानी को क्या करेंगे? पानी को हम काउंट करेंगे कि तोल करेंगे, तो क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो दोनों अधिक है, यहाँ अधिक लोग है, यहाँ पानी अधिक है। तो पानी को क्योंकि किया गया जाता है, मेजर किया जाता है कि यहाँ इतने लीटर पानी है या ऐसा पानी है। पानी को तो लीटर में ही तोला जाता है ना, पानी की माप होती है, जबकि लोगों की काउंटिंग होती है, गिनतियाँ होती है। तो जहाँ पर गिनती वाला है लेकिन अनिश्चित है, तो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर मात्रा है, इसको तोला जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक, और वो भी कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है हमारे अलंकार। पहला है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास 8th में आपका था भी। तो इसमें क्या है? इसमें अतिशयोक्ति है। इसमें कह रहे हैं कि सुदामा की दीन दशा देखकर करुणानिधि मतलब श्री कृष्ण इतना रोए कि पानी का परात को नहीं छुआ, और नैनन के जल से, अपने आँखों के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर। देखो आप इतना बात तो ध्यान रखिए, इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो चमत्कार उत्पन्न करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अलंकार का अर्थ होता है शोभा करने वाले, ठीक है। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, क्या है? अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अगर हम अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में अर्थालंकार है, वो है 5 प्रकार के। क्या है भाई? पहले है उपमा, फिर रूपक, फिर उत्प्रेक्षा, फिर अतिशयोक्ति, फिर मानवीकरण, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला अतिशयोक्ति था लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर। तो उपमा अलंकार की पहचान क्या है बच्चों? इसमें वाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा अलंकार है? इसमें वाचक शब्द है। इसका अर्थ यह है कि छोटी नौका को, है ना, तरिणी मतलब नौका, लघु मतलब छोटी, तरिणी मतलब नाव को हंसिनी के समान बताया गया है। तो हंसिनी सी सुंदर, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित लक्षण एवं स्पष्टीकरण लिखिए। अब आपको क्या करना है? आपको एक उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देना है, लक्षण देना और स्पष्टीकरण लिखना है। मतलब आप पहले आप डेफिनेशन लिखोगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं।
संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो जैसे आपने उदाहरण लिख दिया, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर आप इसकी फिर स्पष्टीकरण भी दोगे कि यहाँ उपमेय क्रोध में उपमान हवा के वेग की तथा तनु में उपमान सागर की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा आप कोई सा भी वाला ले लो ना, मानो सिर फट गया उसका, वहाँ मानो अरुण रंग का घड़ा, आप इसकी भी स्पष्टीकरण दे सकते हो। तो उदाहरण भी दिया है, लक्षण भी देना, स्पष्टीकरण भी लिखना है, तो इसमें ऐसा प्रश्न है। अगला है गोपी पद पंकज पावन की रच राय सिर भीजे। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पैरों उपमेय और कमल उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। गोपी पद पंकज, पद पैर, पंकज, उनको जो पैर हैं उनको पंकज कह दिया। पंकज किसको कहते हैं? कमल को, कमल का पर्यायवाची होता है। तो डायरेक्ट पैरों को कमल कह दिया है, कमल के समान नहीं कहा गया है, तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेघमयी आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पर कि संध्या की तुलना, यानी कि जो शाम की तुलना है उसकी सुंदर परी से की गई है, तो निर्जीव की जो है सजीव से तुलना की गई, तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब अगला आते हैं हम पठित गद्यांश में। देखिए पठित गद्यांश में यहाँ पर मैं आपको एक आध क्वेश्चन, जैसे ये पड़ोस कल्चर वाला है, ये आपका मनु भंडारी का जो चैप्टर था वहाँ से लिया गया है। ठीक है, एक कहानी यह भी देखो, ये कथन और कारण को कैसे पहचानना है। महानगरों में रहने के कारण मनुष्य पड़ोस कल्चर से अलग हो गया है। पड़ोस कल्चर क्या होता है? ये आपका माता का अंचल चैप्टर में भी है। पड़ोस कल्चर क्या होता है बच्चों? जहाँ पर हमारे आसपास के लोगों से हमारा आत्मीय संबंध बना होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं महानगर यानी कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कहीं ना कहीं हम अपने घर तक और अपने लोगों तक ही सीमित रह गए हैं, हम पड़ोस तक हमारा कोई इतना संबंध नहीं रहता है। तो इसमें कहा गया है कि महानगरों में रहने के कारण मनुष्य पड़ोस कल्चर से अलग हो गया है और मनुष्य असहाय, असुरक्षित और संकुचित भी हो गया है। ऐसा होगा ना भाई, जब आप लोगों से हट के रहोगे तो क्या होगा? आप कभी कभी अपने आप को असहाय भी समझोगे क्योंकि आपकी सहायता करने वाला नहीं है, कभी असुरक्षित भी समझोगे क्योंकि आस पड़ोस आप लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संकुचित मतलब आप अपने आप को नैरो भी सोचोगे, नैरो इन सेंस छोटी सोच वाला भी समझोगे, है ना। तो ये दोनों सही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कथन और कारण के बीच आपको बहुत सारी चीज़ लगानी है, और इसलिए क्योंकि तथा, तो यहाँ पर और लगा के बिल्कुल सुटेबल हो रहा है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है ना। अब ये है पड़ोस कल्चर से क्या तात्पर्य देखो, तो यहाँ पर आंसर होगा पड़ोसी के साथ आत्मीय संबंध होना। इसमें कूट हैं, एक सही दो सही, इस प्रकार से आप देख लेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस कभी कभी अलग भाषा में आते हैं, तो हर प्रश्न को हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में शासन तंत्र की कार्यप्रणाली पर व्यंग्य किया गया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको जानो नेताजी का चश्मा जो था उसमें कौन से शासन तंत्र की बात की जा रही है? नगरपालिका की बात की जा रही है ना। इसमें नगरपालिका की कार्यपद्धति पर व्यंग्य किया गया है कि नगरपालिका का बहुत सारा समय असमंजस तथा चिट्ठी पत्री में जैसी औपचारिकताओं में नष्ट हो जाता है, जिसके कारण कार्य होने से विलंब हो जाता है और अंत में जल्दीबाजी में कार्य ठीक ढंग से भी नहीं किया जाता। तात्पर्य यह है कि नगरपालिका की कार्यपद्धति में औपचारिकता तथा दिखावे को ही अधिक महत्व दिया जाता है। देखिए आज आप ये तो हमारे समाज की, हमारी सरकार की वास्तविकता है कि जो भी सरकारी कार्य होते हैं वो कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं, उसमें दिखावा बहुत ज़्यादा होता है ना, शिलांकन बहुत ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हैं उनकी विज्ञापन बहुत आते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं होती। उसी प्रकार इसमें जो नगर पालिका के कार्य हैं, जो उसमें फ़ोटो में मूर्ति में चश्मा नहीं लग पाता, उसका कारण यही था कि वो औपचारिकता में ही उनका समय बीत जाता है। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का अपने खेत की पैदावार को कबीरपंथी मठ पर जाकर चढ़ा देना क्या प्रकट करता है? ठीक है, आपको बताना है कि बाल गोविंद भगत के खेतों में जो पैदावार होती थी वह उसे कबीरपंथी मठ में भेंट के रूप में चढ़ा देते थे। वहाँ से जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपने और अपने परिवार का गुजारा करते थे। इससे यह प्रकट होता है। देखो 2 लाइन तो यही हो गई। आपको 2 नंबर का प्रश्न है, कम से कम आपको 4-5 लाइन में लिखना है बच्चों, और हर लाइन अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। उसी से अपने और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि वह कबीर के भक्त थे और उन्हीं को अपना साहब मानते थे, उनका आदर करते थे तथा सभी वस्तुओं पर उनका अधिकार समझते थे। देखो हर पॉइंट अलग अलग है, तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? व्यथित का मतलब है परेशान करते हैं। तो ये आएगा थोड़ा पॉइंट्स में आंसर आएगा। जैसे आपने लिखा कि निम्नलिखित ऐसे कारण हैं जो उनको व्यथित करते हैं। नंबर 1, काशी की प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण परंपराएं समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। नंबर 2, साहित्य और संगीत की कद्र धीरे धीरे कम होने लगी थी। नंबर 3, खान पान की पुरानी चीज़ों में जैसे संगीत में कचौड़ी, जलेबी पहले जैसा स्वाद नहीं रहता। हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिक प्रेम कम होता जा रहा है। कलाकारों के प्रति सम्मान की भावना में कमी आई है। तो आपके 4-5 पॉइंट होंगे, आपको 2 नंबर आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे।
अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब का व्यवहार किस वर्ग पर व्यंग करता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पूरा चैप्टर वैसे ही था। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार होगा कि लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब का व्यवहार पतनशील सामंती वर्ग और उसकी बनावटी जीवन शैली पर व्यंग करता है। नवाब बनावटी जीवन शैली अपनाने में विश्वास करते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उन्हें जीवन के यथार्थ और कड़वी सच्चाइयों से कोई सरोकार नहीं होता। नवाब साहब वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में, कृत्रिम बोले तो बनावटी जीवन, अगर कहीं पर कृत्रिम शब्द आता है याद रखेंगे, ऐसा जिसको बनाया गया है, बनावटी, विश्वास करते हैं तथा सामान्य जीवन से कोसों दूर रहते हुए स्वयं को विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानते हैं। मतलब यहाँ पर लखनवी अंदाज में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जिनका अस्तित्व है तो नहीं, कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो ऐसे लोगों पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। अगला है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है, बादल गरजों से है ये। तो मनुष्यों की दशा कैसी थी आप सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या, मनुष्य व्याकुल और अनमने थे। बादलों को अनंत के घन कहा गया है, क्यों, क्योंकि वे अनंत ईश्वर की कृति हैं। ठीक है, अगला है कवि बादलों से क्या कहता है, कवि बादलों से कहता है धरा को शीतल करने के लिए कहता है। बादल किस दिशा से आए, बादल अज्ञात दिशा से आए। अज्ञात मतलब कोई दिशा नहीं थी। काव्यांश में निदाग का क्या अर्थ है, इसको आप याद रखेंगे। निदाग का अर्थ है कष्ट और दुखों का प्रतीक। निदाग किसका प्रतीक है बच्चों, कष्ट और दुखों का। ठीक है, अगर ये पैसेज में तो ध्यान रखेंगे, निदाग का अर्थ है वर्षा या सर्दी नहीं है या गर्मी नहीं है, ये कष्ट और दुख है। ठीक है, प्रतीक की बात की जा रही है ना, तो प्रतीक जहाँ पर आ गया ना सिंबलाइज, तो उसको उसी तरीके से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा जो क्षितिज के काव्यखंड के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान पाठ में बाल मनोविज्ञान की छवियाँ बड़ी अनुपम हैं, कथन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। अब इस चैप्टर में दंतुरित मुस्कान में आपने देखा कि एक शिशु के बड़ा ही मनोरम वर्णन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जो शिशु है वो कवि को पहचान नहीं पाता, और यह स्वाभाविक है कि बच्चा किसी को पहचानता है तो तब उसकी ओर अपलक अर्थात निर्निमेष देखता है। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, अपलक, जिसको नहीं जानता तो टकटकी लगाए देखता है। इसके अतिरिक्त जब कोई अपरिचित उसकी ओर निरंतर देखता रहता है तो वह अपना ध्यान भंग करके इधर उधर देखता रहता है, उसको शर्म आ जाती है। फिर थोड़ी देर में वह अपरिचित की ओर फिर कनखी से देखता है कि कहीं वह अपरिचित उसे देख तो नहीं रहा है। यह एक छोटे बच्चे का मनोविज्ञान है, अतः इस कविता में बाल मनोविज्ञान की छवियाँ यथार्थ में बड़ी अनुपम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान क्या है, मतलब बच्चे का मेंटल लेवल क्या है। बच्चा क्या करता है, जो अपरिचित है उसको अनिमेष देखता है, मतलब बिना पलक झपकाए देखता है, और जैसे ही वो अपरिचित व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाता है तो वो नज़रें फेर लेता है ना। आपको कविता याद होगी ये, तो उसमें है ना कि मैं नज़र लूँ फेर तुम थक गए हो गए कहीं, मैं नज़र लूँ फेर, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर करेंगे। अगला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमें क्रोध से बचने की शिक्षा मिलती है ना। देखिए आपके जितने भी चैप्टर हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं हमको एक मॉरल मैसेज देते हैं। तो अब आपके प्रश्न भी इसी प्रकार आएंगे वैल्यू बेस्ड। तो आप जो रटने वाला बच्चा होगा ना वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जो उन चैप्टर्स को समझ रहा है और अपनी रियल लाइफ में उनको कोरिलेट कर रहा है। इसीलिए हम क्लास में जब पढ़ते हैं तो हमें एक चैप्टर में बहुत समय लगता है, क्यों हम रियल लाइफ से उसमें घटनाएं कंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार होगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमें क्रोध से बचने की शिक्षा मिलती है। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छा बुरा और उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता। क्रोध से समस्याएं समझने के बजाय उलझ जाती हैं, और एक और क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम और लक्ष्मण के व्यवहार को सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित मानते हैं। देखिए जब ऐसे प्रश्न आएंगे ना, आप बिल्कुल ही वैल्यू बेस्ड में नहीं जाएंगे, थोड़ा वैल्यू बेस्ड में जाएंगे और थोड़ा चैप्टर के कंटेंट में जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने पहले समझा दिया कि क्रोध से मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर थोड़ा उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता है, समस्याएं सुलझने के बजाय और उलझ जाती हैं। तो फिर यहाँ पर आप उदाहरण दोगे कि एक और क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम और लक्ष्मण के व्यवहार को सभा में सब लोग अनुचित मानते हैं, वहीं दूसरी ओर शांत चित्त राम अपने विवेक और मृदु वाणी से सबका दिल जीतकर स्थिति को सामान्य कर देते हैं। अतः हमें राम के आचरण का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही लेक्चर नहीं देंगे, मतलब वैल्यू बेस्ड नहीं बनाएंगे, थोड़ा वैल्यू बेस्ड और थोड़ा चैप्टर से लेते हुए उसको एग्जाम्पल देंगे। अगला है, भ्रमर गीत में सूरदास ने गोपियों की तरह व्यवस्था को कैसे प्रकट किया है। व्यवस्था मतलब क्या होता है, मजबूरी, है ना। तो भ्रमर गीत में सूरदास ने उद्धव द्वारा ज्ञान योग का संदेश देते ही गोपियाँ उपालंब देती हैं, उपालंब बोले तो ताना देती हैं, अपनी विरह व्यवस्था प्रकट करती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। अब तक हम श्री कृष्ण से मिलने की आस में अपना समय व्यतीत कर रही थी, परंतु कृष्ण के ज्ञान योग संदेश ने उस विरह की अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया। ये उनकी व्यवस्था ही तो है बच्चों, कि वो जिस तरफ से कहते हैं ना, जिस तरफ से वो प्रेम चाहती थी वहीं से योग की धार बह रही है, तो वो उनके लिए व्यवस्था है। वो कहती है हमारी विरह अग्नि को और बढ़ा दिया। गोपियाँ रात दिन सोते जागते कृष्ण का नाम ही जपती हैं, लेकिन योग संदेश से ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने किसी कड़वी ककड़ी को खा लिया है। ठीक है, ये इसका आंसर इस प्रकार से होगा।
अगला है आत्मकथ्य कविता के आधार पर कवि की प्रिया के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें आपको अगर वो कविता याद होगी ना कि उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में, यही इसका आंसर है। अगर आप चाहो क्वेश्चन को इंप्रेसिव बनाने के लिए ये पंक्ति को लिख भी सकते हो कि उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, एक लाइन लिख दो बस, है ना, फिर लिख दो या पहले डिफाइन कर दो कि कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेम बिखेरती उषा यानी कि सुबह उदित हो रही है, ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा यानी कि सुबह की लालिमा भी जो है उसकी प्रेमिका के गालों से ली जाती है। कवि उसकी यादों का सहारा लेकर ही अपने जीवन के रास्ते की थकान को दूर करता है ना। तेरी पाथे मेरी पथिक की पंथा बनी, कहता है ना वो कि जो तेरी यादें हैं, तेरी स्मृति ही यादें बनी मेरे पथिक, मतलब मेरा जो जीवन में काट रहा हूँ तेरी यादों की वजह से काट रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इतना लिखने के बाद लिख सकते हो कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, इम्प्रेसिव, ठीक है, 2 नंबर पक्के। अगला है हमारे कृतिका के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमारे कृतिका के क्वेश्चन, देखो कृतिका का पहला क्वेश्चन है, लेखक के मन में हिरोशिमा पर गिरे अणुबम के कारण विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति विद्रोह था। उसके मन में एक व्यवस्था का जन्म हुआ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लेखक की इस भीतरी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। देखो मैं क्यों लिखता हूँ में क्या से क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग आपने देखी कि उसमें बताया गया है कि कोई लेखक लिखता क्यों है, उसके कारण क्या होते हैं भाई, भीतरी व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या प्रसिद्धि की व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था बोले तो मजबूरी ऐसी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जब हिरोशिमा पर गिरा अणुबम, वो विज्ञान का छात्र था ना, ठीक है, तो उसकी नियमित शिक्षा भी विज्ञान विषय में हुई थी, लेकिन अणु का सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को पहले से ही था। परंतु हिरोशिमा में जब अणुबम गिरा तब लेखक ने उससे संबंधित खबरें पढ़ी, साथ ही उसके परवर्ती प्रभावों को भी देखा। मतलब परवर्ती मतलब उसके बाद के जो वहाँ पर के जो प्रभाव थे उनको भी देखा। तो विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने इसके बारे में लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। मतलब जब हमारे भीतर से कोई बात हमें कचोटती है तो फिर हम नॉलेज की तरफ नहीं, हम अनुभव, हम एक्सपीरियंस के स्तर पर जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर लेखक ने खुद जापान में जाकर स्थितियों को देखा था ना, तो वो कौन सी भीतरी व्यवस्था है भाई जो मनुष्य को लिखने के लिए प्रेरित करती है, वही हमने यहाँ पर लिखना था कि जब उन्होंने वहाँ पर देखा, वो स्थितियाँ देखी तो उनसे रहा नहीं गया, तभी उन्होंने लिखा था, ठीक है। अगला है सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका को बौद्ध धर्म संबंधी किन किन आस्थाओं और विश्वासों की जानकारी प्राप्त हुई तथा लेखिका ने उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति की। देखिए जब वो वहाँ को जाती है लेखिका, है ना, तो वहाँ पर जितेंद्र नारगे उसको सब कुछ बताता है कि ये जो सफ़ेद रंग की पताकाएँ हैं, जो रंगीन पताकाएँ हैं, सफ़ेद रंग की जो पताकाएँ हैं यानी कि ध्वजा हैं, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती तब लगाई जाती हैं, और रंगीन पताकाएँ किसी शुभ अवसर पर लगाई जाती हैं, इनको उतारा नहीं जाता है, ये अपने आप नष्ट होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से बताया था। और साथ ही एक प्रेयर व्हील भी बताया था, है ना, वो भी बौद्ध धर्म का एक प्रतीक है कि इसको घुमाने से जो है सभी लोगों के पाप धुल जाते हैं, इस प्रकार बताया था। और लेखिका इनसे अति प्रभावित होती है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, बच्चे आपस में हुए झगड़े, रोना धोना आदि को मन में अधिक देर तक नहीं रखते। माता के अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए उदाहरण देकर। आपको उदाहरण देना है कि जब बच्चे आपस में झगड़ते हैं, रोते हैं, तो बहुत देर तक याद नहीं रखते हैं, ऐसा उदाहरण आपको देना है। तो उसका उदाहरण वही है, एक आपको उसका किस्सा याद होगा, जब भोलानाथ और उसके मित्र बाग में बिच्छू को देखकर डर गए और भागकर आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी नामक एक व्यक्ति मिल गया। भोलानाथ का मित्र बैजू उसे चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। उसकी मित्र मंडली ने भी उसका साथ दिया और उन्हें चिढ़ाने लगे। तो ये मित्र मंडली का आपस में था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा जो भी था। इस पर मूसन तिवारी ने उन्हें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो वहाँ से भाग गया, किंतु भोलानाथ पकड़ा गया। पाठशाला के गुरुजी ने भोलानाथ को बहुत डांटा। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो वे भी पाठशाला में लेने गए। पिता को देखकर भोलानाथ जोर जोर से रोने लगा, परंतु रास्ते में जब घर आते समय फिर से अपनी मित्र मंडली देखता है तो रोना धोना सब भूल जाता है, पीड़ा को भूलकर उनसे जा मिला। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बच्चा रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते। इसलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं ना, ये हर बात को दिल से लगा के बैठ जाते हैं और इसलिए जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमें बच्चों जैसा ही होना चाहिए और अपने भीतर किसी भी दुख क्लेश को बहुत अधिक तक समय तक नहीं रखना चाहिए, तभी हम जीवन बहुत आसानी से जी पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा हम इसमें जो राइटिंग सेक्शन है आपका, जिसको पहला है सिनेमा का समाज प्रभाव, इसमें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और मैंने आपको बता रखा है कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखनी है, अनुच्छेद राइटिंग कैसे करनी है। ये जो निर्देश बिंदु दिए हैं इनको इंक्लूड करना है, कोई पैराग्राफ नहीं बनाना है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक लिखना है, 1 पेज पूरा भरना है, ठीक है। थोड़ा या तो आप स्टार्टिंग में कोटेशन डाल दीजिए, अंत में कोटेशन डाल दीजिए।
अगला है विद्यालयों की जिम्मेदारी बेहतर नागरिक बोध। ये थोड़ा सा वैसा है कि आप उसमें लेक्चर देना है कि जो विद्यालय है यही तो राष्ट्र निर्माण करता है, क्योंकि जो सारी युवा पीढ़ी है, बच्चे यहीं से तो समझते हैं। जो आपको हम चैप्टर, जो सारे वैल्यू बेस्ड चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रेमचंद के फटे जूते हों, चाहे एक कहानी यह भी हो, ठीक है, चाहे बाल गोविंद भगत हो, ये सारे चैप्टर आपको जीवन में जीना सिखाते हैं। तो इसी से आप बेहतर नागरिक बन सकते हैं, ये है। और अगला है मीडिया का वर्चस्व। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मीडिया का वर्चस्व। आप जानते हैं ना मीडिया की उपयोगिता क्या है। मीडिया कभी कभी झूठ को भी अगर चिल्ला चिल्ला के कहेगी तो वो भी सच माना जाएगा। और मीडिया से लोगों को रोज़गार भी मिलता है और हर प्रकार से लोग इसमें जुड़ते हैं। तो इसमें से अगर मैं कहूँ आपके लिए सबसे इजी टॉपिक रहेगा सिनेमा का आज समाज पर प्रभाव। तो जब आप 15 मिनट के टाइम में जब क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे ना बच्चों, तभी आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा टॉपिक लेना है। आधा लिखने के बाद कट करने के बाद दूसरा मत उठाना, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ ये पत्र हैं, पत्र का फॉर्मेट आप देख लीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में आपको पत्र का फॉर्मेट भी बताया था। तो आज के लिए इतना ही। अभी इसका सेकंड थर्ड पार्ट भी मैं लेके आऊँगी और हर पार्ट में हम डिफरेंट क्वेश्चन और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी साथ में लेंगे। मैं चाहती हूँ कि 30 मिनट में आप कम से कम दोबारा से चैप्टर सारे रिवाइज आपके हो जाएँ, इतना मेरा प्रयास रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।